हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीएलएम, है ना। शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग जो शिक्षण के स्तर है उनको ऊंचा करने के लिए स्कूल में जो ये टीएलएम होते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे क्या होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिवोल्यूशन लाया जा सकता है। ठीक है, और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, मतलब टीचिंग जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और जो लर्नर है उनमें कौशल जो है उसके विकास के लिए, है ना, उनमें एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये जो शिक्षण सामग्रियां हैं, ये जो यूज़ की जाती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्यों हम इनको यूज़ करें। तो वो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारा जो लेजर टाइम होता है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, मतलब अवकाश का जो समय है उसका सदुपयोग करने के लिए हम ये टीएलएम जो है इनको यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। देन फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए, कि बच्चे की इमेजिनेशन को डेवलप करना है, उनकी जो उनमें उनको एक्टिविटी कराने के लिए एक ये ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है ना। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो असाइनमेंट्स वगैरह हम जो देते हैं, तो हम कुछ ऐसे टीएलएम है जिनका हम यूज़ करके उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिनको वो कंप्लीट करने के लिए क्रियाशील बने। देन फिर जो स्टूडेंट टीचर हैं उनको जो ये सहायक सामग्री है उसको तैयार करने के लिए मोटिवेट करना, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। देन फिर जो रचना और आत्म प्रदर्शन है उसकी टेंडेंसी और उसके प्रकाशन के अवसर देना, मतलब कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम, है ना। ये एक ऑब्जेक्टिव है। देन फिर जो शैक्षिक श्रम है हमारा, है ना, जो भी हम लेबर लगाते हैं उसके लिए हम जो हम एफर्ट लगाते हैं उसके लिए हम कितने ओबीडियंट हैं, मतलब उसके प्रति आस्था उत्पन्न करना और श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, कि हमने कितनी एफिशिएंसी से प्रिपरेशन की है, कितना एफर्ट लगा के हमने तैयारी की है। तो वो जो श्रम है उसके प्रति जो सम्मान है, मतलब हम जो मेहनत करते हैं उसको डेवलप करना, है ना, वो जो फीलिंग है उसको डेवलप करना। देन फिर ये जो टीएलएम होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से सेव करने के लिए या उनका जो रख रखाव है उसको सही तरीके से करने के लिए, ताकि हम ऐसा नहीं है कि हमने टीएलएम यूज़ किए और हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया और हमने उनको छोड़ दिया। मतलब हम उनको इस तरीके से सिक्योर करें कि इन फ्यूचर अगर हमको उनको यूज़ करना है, हमें आवश्यकता हो तो हम उनको यूज़ में ले सकें। देन फिर जो शिक्षार्थी है उनमें जो चैप्टर है उसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना और जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाने के लिए इनको यूज़ किया जा सके। तो टीएलएम तैयार करने का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट्स जो है उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो और उनको यूज़ किया जा सके। देन फिर कि उनकी जो अभिरुचियां हैं उन पे आशानुकूल प्रभाव डालना, कि उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको हम डेवलप भी करें और उनके ऊपर इफ़ेक्ट भी डालें। फिर ऐसी कुछ कंटेंट होते हैं जिनको क्या है, जो जिनको मूर्त रूप देना। देन फिर बच्चे जो हैं उनको मानसिक रूप से नया जो नॉलेज है वो देना और उसके लिए उनको प्रिपेयर करना, और प्रिपरेशन के साथ साथ उनको मोटिवेट भी करना। उनको सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं करना है, उनको हमको मेंटली तैयार करना है और मोटिवेट भी करना है। देन फिर जो बिल्कुल एक्सपर्ट बच्चे होते हैं या जो बिल्कुल डल बच्चे होते हैं उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, उनको टीचिंग कराना और उनका माइंड डेवलप करना। मतलब एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो बहुत कुशाग्र बुद्धि होते हैं और एक होते हैं मंद बुद्धि बच्चे, तो दोनों ही की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो उस अकॉर्डिंग तीव्र बुद्धि वाला बच्चा है ना, बिल्कुल एक्सपर्ट बच्चा है, तो उसको उस अकॉर्डिंग एजुकेशन देना,
प्रोवाइड कराना और उसका डेवलपमेंट उस अकॉर्डिंग करना। जो मेंटली वीक बच्चा है उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन देना और उसको डेवलप करना। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनका। देन फिर हम देखते हैं कि बच्चों का जो ध्यान है उसको अट्रैक्शन बच्चों का चैप्टर के लिए लाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मतलब बच्चों का ध्यान पाठ की तरफ केंद्रित करना सबसे पहला तो, और उसके बाद में कि वो किस तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहा है। अगर हमने स्लाइड्स वगैरह तैयार किए या हमने कुछ चार्ट और ये सब जो प्रिपेयर किए हैं, तो बच्चा जो है वो किस तरीके से ऑब्ज़र्व करता है, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसको भी डेवलप करना, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारे कंटेंट है हमारा, है ना, तो उसमें उसको बिल्कुल क्लियर, उसको ईजी और उसको समझने के लायक बनाना, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो ये 13 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, हमारी जो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है ना, जिनको हम यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमको TLM यूज़ करना चाहिए और उनको प्रिपेयर करना चाहिए। देन फिर अब हम देखते हैं कि ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कि क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सहायक सामग्री है वो स्थायी रूप से सीखने और समझने में हेल्पफुल होती है। मतलब एक तो हम यूं ही कुछ एक्सप्लेन करते हैं, और एक हम पिक्चर के थ्रू या कुछ भी डायग्राम है तो उसको अगर हम फ़ोटो या स्लाइड के थ्रू या कोई भी ग्लोब वगैरह है, इनसे अगर हम उनको बताते हैं तो वो बच्चों को लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, वो सीखने और समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। ये एक विशेषता होती है इसकी। फिर क्या है कि ये अनुभवों के थ्रू नॉलेज लेने का होता है, मतलब कि अनुभवों के द्वारा क्या है, ज्ञान प्रदान करती है। फिर हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और इससे और वो क्या है, चैप्टर जो है उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, ये एक विशेषता है। फिर इससे क्या है कि जो साइंटिफिक टेंडेंसी है वो डेवलप होती है। मतलब बच्चे इससे देख के और समझने की कोशिश करते हैं, और वो कई ऐसे कंसेप्ट हैं जो वो खुद तैयार करने की कोशिश करते हैं, और वो खुद भी करके देखने की कोशिश करते हैं। देन फिर जो भाषा संबंधी कठिनाइयाँ हैं वो इसको दूर करती है, कि लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक पिक्चर है और पिक्चर के थ्रू अगर एक कुछ डायग्राम है जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, वो डायग्राम है, उसको ईजिली समझना है, तो अगर जो तेलुगु जानता है वो भी उसको समझ सकता है, जो इंग्लिश जानता है वो भी उसको समझ सकता है, और जो हिंदी जानता है वो भी उसको ईजिली समझ सकता है। तो भाषा संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं वो ये दूर करती है। फिर अलग अलग तरीके की जो टेक्निक्स होती है उनको इसके अंदर यूज़ किया जाता है, तो ये एक विशेषता है इसकी। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा टाइम बचाती है और इंटरेस्ट भी डेवलप करती है, कि एक तो हम पूरा 1-1.5 घंटा कोई भी चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, और एक 15-20 मिनट के अंदर हम TLM कोई भी यूज़ करके और उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देते हैं। बच्चे इंटरेस्ट से उसको देखते, सुनते और समझते भी हैं, तो वो चैप्टर हमारा टाइम भी बचाता है और बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप करता है। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है चैप्टर पढ़ने में, लेकिन TLM जब हम यूज़ करेंगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा और वो अच्छे से समझ सकेगा, सीख सकेगा। फिर क्या है कि ये जो मौखिक बातें हैं उनको कम करती है। मतलब एक तो हम एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा बोलना पड़ता है, और एक हम कोई चीज़ दिखाते हैं तो हमको वर्ड्स भी कम यूज़ करने पड़ते हैं। फिर ये है कि शिक्षक जो होते हैं उनको अच्छे शिक्षण में ये सहायता देती है, कि इसकी विशेषता क्या है कि टीचर्स को अच्छी तरीके से टीचिंग कराने में ये हेल्पफुल होते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट विशेषता की वस्तुएं जो हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता है। TLM जो है उससे हमको बिल्कुल डायरेक्ट हम ऐसा लगता है हम कि कोई अगर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सपोज एग्रीकल्चर हम देख रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हम बात कर रहे हैं,
तो हमें पिक्चर्स वगैरह हम देखते तो हमको ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में हैं और हमारे सामने ही ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे उनको क्या है कि चीज़ें डायरेक्ट देखने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। देन फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह बताए जाते हैं तो वो पिक्चराइजेशन जो होता है या जो स्लाइड्स वगैरह है उनके थ्रू उनको एक्सप्लेन किया जाता है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हमारे सामने हो रहा है। ये एक विशेषता है। फिर हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं कि एक तो कोई आर्टिफिशियल चीज़ें होती है या जो नेचुरल चीज़ें हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है। और लास्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको उपकरण प्रयोग करने की विधि का ज्ञान हो जाता है कि किस तरीके से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाती है और कैसे ये जो टूल्स हैं इनको हम काम में लेते हैं और कैसे कौन कौन से मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं, इन सब का नॉलेज स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये TLM की होती है। ठीक है, तो पहले हम ये देख रहे थे कि उसके जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या है। फिर हम ये देख रहे हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम ये बात करते हैं कि जो आगे अगर हम उसकी और विशेषताएं देखें तो उनमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अन्वेषण के प्रति भी उत्सुकता जागृत होती है ना, कि सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें उनके प्रति भी क्या होता है, क्यूरियोसिटी लेवल उनका बढ़ने लगता है बच्चों का। ये एक विशेषता होती है। देन फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप काम करने को प्रेरित होते हैं, वो बहुत ज़्यादा केपेबल हो जाते हैं, वो अपने है ना साधन संपन्न हो जाते हैं और आत्मनिर्भर अपने आप को मानने लगते हैं कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स खुद काम करेगा तो वो अपने आप को केपेबल भी समझेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। देन फिर हम बात करते हैं कि जो TLM होता है उनसे हम छोटी से छोटी बातों को ईजीली समझ जाते हैं, है ना। फिर हम ये देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो है उनकी इमेजिनेशन पावर जो होता है उसको डेवलप करता है, कि मतलब ये छात्र जो होते हैं उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करता है। और फिर ये हमारी जो हमारी जितने भी सेंसेस हैं, है ना, उनको उद्दीपित करके क्या करता है, उनको स्टिमुलाई करके क्या करता है, हमारे जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बहुत इजी बना देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो TLM है इनको यूज़ करते समय कौन कौन से हमको सावधानियां रखनी चाहिए, कि हमको क्या ध्यान रखना है। सिर्फ हम TLM के ऑब्जेक्टिव्स को देख लें या हम ये देखें कि TLM जो है उनमें उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी विशेषताएं क्या है, तो ये सफिशिएंट नहीं है। हमको ये चीज़ भी देखनी है कि हम जब TLM का यूज़ करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इफ़ेक्टिव लेक्चर तैयार कर सकें और स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि जो शिक्षण सामग्री है वो स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं या उनकी समझ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके अंदर जो प्रॉपर कंटेंट हमको यूज़ करना है, जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए या सब्जेक्ट मैटर का नेचर जो है उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा तो है 4th स्टैंडर्ड का और हम 11th-12th स्टैंडर्ड का लेक्चर तैयार करके और 4th के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन फिर कि हम पढ़ा तो साइंस रहे हैं और हम उसके अंदर सोशल या इंग्लिश या उन सब सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं, तो प्रॉपर हमको ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि क्लास जो है, जो कक्षा होती है, उसकी जो अधिगम लक्ष्य होते हैं उनको ये पाने में हेल्पफुल होना चाहिए। मतलब क्लास की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके एम क्या है, उनको अचीव करने के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। देन फिर ये कि जो हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं उसका एक्चुअल रूप प्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए, कि सही तरीके से वो जो स्वरूप है उसको एक्सप्लेन करनी चाहिए। फिर हम ये बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के जो उनका परिवेश है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि उनका जो माध्यम है ना, उसके ताकि उसके माध्यम से प्रकरण के सभी बिंदु को वो समझ सके, कि स्टूडेंट को क्या समझना है
और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है हमको, ताकि स्टूडेंट्स को पॉइंट टू पॉइंट समझाया जा सके और उसको एक्सप्लेन भी किया जा सके। मेन जो कंटेंट है, मेन जो पॉइंट्स हैं, उनका नॉलेज उसको मिल सके। देन फिर हम देखते हैं कि एक कोई भी जो वस्तु है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको समझाने के लिए अनयूजफुल जो सोर्सेज होते हैं उनको यूज़ नहीं करना है हमको। मतलब हमको पॉइंट टू पॉइंट जो नॉलेज बच्चों को देना है वो हमको ध्यान रखना है, और अननेसेसरी जो मटेरियल होता है उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, ताकि उससे टाइम भी वेस्ट होता है और बच्चे उससे कंफ्यूज भी होते हैं। फिर हमको ये ध्यान रखना होता है कि ऐसी सामग्री को हमको सेलेक्ट करना है जो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप कर सके और उनका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ा सके और उनको मोटिवेट कर सके। ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप करे और उनको जिज्ञासु बनाए और उनको प्रेरणा दे सके। देन फिर ये कि सामग्री जितनी देर आवश्यक है उतनी ही देर प्रयोग की जानी चाहिए। मतलब एक अगर कुछ फ़ोटो है तो जब तक वो कंटेंट चल रहा है तब तक वो फ़ोटो और होनी चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो में नेक्स्ट कंटेंट हम उसमें इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो तो फर्स्ट ही चल रही है और हम कई कंटेंट उसके आगे निकलते गए हैं और एक ही स्लाइड हमारी चल रही है। तो जितनी देर ज़रूरी है उतनी देर वो चीज़ वहाँ रहनी चाहिए। TLM का यूज़ उस अकॉर्डिंग करना चाहिए। फिर कि जो ईज़ी है या बहुत कन्वीनियंट है या एप्रोप्रिएट जो सामग्री है उसको यूज़ करना चाहिए हमको, कि हम कौन सी ईज़ी चीज़ है जो बच्चों को समझ में आ सके, या कौन सा एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट है जो हम यूज़ करेंगे और बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि जो शिक्षण सामग्री है वो सही हालत में होनी चाहिए, और वो जो उसकी वैल्यूज़ है उसको कंप्लीट करनी चाहिए। फिर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस चैप्टर में TLM का यूज़ करना है उसके बारे में हमको पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमको कहाँ क्या यूज़ करना है, कौन से सोर्सेस लगाने हैं, कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, ये सब का नॉलेज हमको पहले ही होना चाहिए। फिर इनका यूज़ करते समय एप्रोप्रिएट जगह का भी ध्यान रखना चाहिए। एक्यूरेट जो जगह है वो होनी चाहिए कि इसका यूज़ उपयुक्त जो स्थल होता है उस पर ही किया जाए। देन फिर हम ये बात करते हैं कि शिक्षण सामग्री जो है, ये जितने भी टूल्स होते हैं इनको ये क्या है कि बहुत क्लियर हो, बड़े हों, जिससे स्टूडेंट उन्हें ईज़िली देख सके, समझ सके, है ना, कि और वो उस पर काम भी कर सके। कि ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी राइटिंग लिखी है या बहुत बड़ा लिखा है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। देन फिर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है उनके आगे सहायक सामग्री का प्रदर्शन करने के बाद में उनसे प्रश्न भी किए जाने चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं, हम अगर TLM को उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह भी उसके थ्रू करनी चाहिए। ओके, तो ये हमने देखे थे कि TLM यूज़ करते हैं हम, तो उसमें क्या क्या हमको ध्यान रखना है, हमें कैसे केयरफुल रहना है और कैसे हम इफ़ेक्टिव TLM तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में ये डिस्कस किया कि उनके ऑब्जेक्टिव्स, TLM जो हम यूज़ करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर हमने इसमें ये डिस्कस किया कि इसको जब हम तैयार करते हैं तो उसमें हमको किस तरीके से केयरफुल रहना है, कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कंटेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।